छोटे से गांव में रहने वाली एक 14 साल की लड़की, जिसे 14 साल की उम्र में कई सारे लड़कों से प्यार हो जाता है और वो प्यार उसे एक वक्त पर होता है, लेकिन इस नादान मोहब्बत का अंजाम इतना बुरा होगा उसे नहीं पता था। जब इस लड़की के साथ कुछ ऐसा होता है तो जहाँ की ये घटना होती है हरियाणा की, वहाँ का पूरा माहौल ऐसा हो जाता है, पूरा हरियाणा दहल उठता है। इस घटना को सुनकर लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है एक 14 साल की लड़की के साथ। लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस घटना को सुनने के बाद। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की यह घटना हरियाणा का एक पानीपत का एक थाना लगता है, राय थाना, यहीं का एक गांव लगता है। लेकिन यहाँ से इस घटना की शुरुआत नहीं होती। इस घटना की शुरुआत जानने के लिए हमें 4 साल पहले मध्य प्रदेश का एक गांव लगता है तिगमगढ़, यहाँ पर जाना होगा। तिगमगढ़ में एक गंगाराम नाम का व्यक्ति रहता था। ये गंगाराम जो था, इसकी शादी नहीं हुई थी, ये अपने माता पिता के साथ रहता था, लेकिन ये शादी के लिए लड़की तलाश रहा था। तभी से एक लड़की मिलती है। उस लड़की तो नहीं, लेकिन वो विधवा होती है। उसका पति मर चुका था और उसके पति के एक बेटी थी नीतू। अब ये दोनों माँ बेटी एक घर में अकेले रहा करती थी। गंगाराम जो होता है उस विधवा औरत से शादी कर लेता है। उसका नाम शोभा होता है और उसकी बेटी जो होती है पहले पति की, उसका नाम नीतू होता है। उनसे शादी करके उन दोनों को अपने घर पर लेकर आ जाता है। घर पर लेकर आने के बाद वे हंसी खुशी साथ में रहने लगते हैं। इस चीज से उसके माँ बाप को भी कोई दिक्कत नहीं होती। वे आराम से रह रहे थे और अपना भरण पोषण कर रहे थे। तभी कुछ साल बाद इनके 2 बच्चे होते हैं, जिसमें से एक लड़का होता है जिसकी उम्र 5 साल होती है और जिसका नाम ऋतिक होता है, और एक लड़की होती है जिसका नाम आस्था होता है और जिसकी उम्र 4 साल होती है। अब जब गंगाराम के भी 2 बच्चे हो जाते हैं और उसके सर पर जो जिम्मेदारी होती है वो और बढ़ जाती है, तो वो सोचने लगता है कि जो मेरा खर्चा है वो अब नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो अकेला कमाने वाला था। अकेला कमाने वाला इतने लोगों का खर्चा नहीं झेल पाता, और वो भी मजदूर व्यक्ति। तो वो सोचता है, अपनी पत्नी से कहता है कि हमें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। तिगमगढ़ में इतना अच्छा काम नहीं चल रहा और ना ही मुझे मजदूरी अच्छी मिलती है, ना ही उसके बदले मुझे पैसे अच्छे मिलते हैं। हमें एक ऐसी जगह चलना चाहिए जहाँ पर हमें काम भी अच्छा मिले और पैसे भी अच्छे मिले। उसकी पत्नी जो होती है शोभा, वो इस चीज के लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि हमें कहाँ जाना चाहिए। काम जो होता है ये बताता है कि हम एक गाँव में जाएंगे। ये गाँव होता है हरियाणा पानीपत राय थाने का एक गाँव लगता है, वो होता है। अभी लोग जो होते हैं आने का प्लान बना लेते हैं और ये आ जाते हैं। और जिसकी बेटी होती है शोभा की, यानी कि इसके पहले पति की जो बेटी होती है, उसे वहीं पर छोड़कर आ जाती है। क्योंकि गंगाराम जो होता है वो कहता है कि मेरे माँ बाप यहाँ पर अकेले रहेंगे और ये बड़ी है, इसे यहीं रहने दो। क्योंकि उस टाइम पर उसकी उम्र जो होती है वो 12 साल होती है। उसे कहते हैं कि समझदार है, मेरे माँ बाप की कर भी पाएगी, और हम जहाँ जा रहे हैं क्या पता हमें अच्छा काम मिले या फिर ना मिले। उनके जो 2 बच्चे होते हैं उन्हें वे साथ ले जाते हैं, और जो उसकी बेटी होती है नीतू, उसे वहीं पर छोड़ जाते हैं उसके दादा दादी के पास। वे दादा दादी जो होते हैं वे सौतेले होते हैं। अब इधर ये आकर रहने लगते हैं, और रहने लगते हैं तो इनका काम भी अच्छा चलने लगता है, मजदूरी करने लगता है। शोभा जो होती है ये भी इसके साथ मजदूरी करने लगती है। काम और शोभा जो होते हैं काम पर जाया करते थे। बच्चे जो होते थे इनके 2, ये स्कूल जाते थे। अब यहाँ पर भी सब कुछ अच्छा चल रहा था और वहाँ पर भी सब कुछ अच्छा चल रहा था। उनकी जो बेटी थी नीतू, वो स्कूल भी जा रही थी और अपने दादा दादी का ख्याल भी रख रही थी। अब इधर गंगाराम और शोभा जो होते हैं इनको सब जानने लगे थे, और जो व्यक्ति थे मतलब कि जो इनके साथ काम करते थे वे भी इन्हें अच्छे से जानने लगे थे। अब इन्हें यहाँ रहते रहते तजुर्बा हो गया था कि काम कैसे मिलता है और हमें यहाँ पर कैसे रहना है। इनका जो मकान मालिक था वो भी इन्हें अच्छे से रखता था, अच्छे से ट्रीट करता था, इनके साथ बदतमीजी नहीं करता था। अब जैसे ही यहाँ पर ये घुल मिल जाते हैं, घुल मिलने के बाद इन्हें 2 साल बीत जाते हैं। जब 2 साल बीत जाते हैं तो शोभा जो होती है एक दिन अपने पति से कहती है, गंगाराम से कहती है कि हमें नीतू को यहाँ पर बुला लेना चाहिए। मैं भी काम पर चले जाती हूँ, आप भी काम पर चले जाते हैं, घर का काम नहीं हो पाता, फिर मुझसे आकर वो घर का काम कर लिया करेगी। अब गंगाराम जो होता है उसे ये बात जम जाती है और कहता है कि ठीक है, मैं उसे बुला लूंगा। अब गंगाराम जो होता है वो खुद जाता है तिगमगढ़, और खुद जाने के बाद उसकी जो बेटी होती है नीतू सौतेली, उसे अपने पास लेकर आ जाता है। और अपने पास लेकर आ जाने के बाद उसकी उम्र जो होती है वो 14 साल होती है, और उसका एडमिशन वो 7वीं क्लास में करवा देता है। गंगाराम जो होता है उसे पढ़ाता भी है और उससे घर का काम भी करवाता था। शोभा जो और गंगाराम जो होते थे दोनों काम पर चले जाते थे, और तीनों बच्चे जो होते थे स्कूल चले जाते थे। ये नीतू जो होती थी स्कूल से आकर घर का काम करती थी, और सुबह जब स्कूल जाया करती थी तब भी घर का काम किया करती थी। लेकिन जब एक दिन अपने पिता से कहती है कि पिताजी मुझे किताबें चाहिए, कुछ मुझे पैसे दे दीजिए। इसके पिता जो होते हैं वे कहते हैं कि तुम कहाँ जाओगी, मैं खुद तुम्हें किताब ला कर दे दूंगा। इसके पिता ये बात कहकर अपने काम पर चले जाते हैं।
वे कहते हैं कि अगर मैं ना ला पाऊंगा तो तुम्हारी माँ को पैसे दे दूंगा, वो तुम्हें ला कर दे देगी। नीतू जो होती है वो कहती है कि ठीक है पापा जी, मुझे पैसे चाहिए, अगर आप मुझे नहीं दे सकते तो मेरी किताब जरूर ला दीजिएगा शाम तक। गंगाराम जो होता है उसे ये कहकर चला जाता है कि ठीक है मैं ला दूंगा या फिर तुम्हारी माँ ला देगी। अब ये काम पर चले जाते हैं दोनों। काम पर जाने के बाद ये गंगाराम जो होता है, शोभा जो होती है घर जाने के लिए कह रही होती है कि मैं घर जा रही हूँ। अब ये गंगाराम कहता है कि ठीक है, ये कुछ पैसे ले जाओ, और ये नीतू कुछ किताबें मंगा रही थी, उसकी किताबें ले जाना। अब शोभा जो होती है वो उसके लिए कुछ किताबें लेकर आती है। किताबें लेकर आने के बाद वो घर पर जाती है, तो घर पर जाती है तो उसके 2 बच्चे तो वहाँ पर होते हैं, लेकिन नीतू वहाँ पर नहीं होती, वो गायब होती है। अब ये शोभा जो होती है उसे ढूंढने लगती है, तभी वो ढूंढते ढूंढते ऊपर जाती है। ऊपर जाने के बाद जब वो वहाँ का नज़ारा देखती है तो कि ना चाहते हुए भी उसकी चीख निकल जाती है, और जब चीख निकलती है तो उसके 2 बच्चे होते हैं, वे भी ऊपर आ जाते हैं भागकर। जो मकान मालिक होता है वो भी ऊपर आ जाता है। जब वो आकर देखता है वहाँ का दृश्य, तो वो भी देखता ही रह जाता है, क्योंकि नीतू जो होती है छत पर बेहोश पड़ी हुई थी। जब ये बेहोश पड़ी हुई थी तभी इसे डॉक्टर के यहाँ पर ले जाया जाता है। जब डॉक्टर के यहाँ पर ले जाया जाता है तो डॉक्टर जो होते हैं उसे मृत घोषित कर देते हैं और कहते हैं कि इसमें तो जान है ही नहीं, ये तो मर चुकी है। तभी डॉक्टर जो होते हैं इस केस को पुलिस के हाथों में दे देते हैं, क्योंकि वे जानते थे, उन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ये केस पुलिस केस हो सकता है। इसलिए वे पुलिस को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर एक केस ऐसा आया हुआ है कि एक लड़की आई हुई है लेकिन मर चुकी है, और उस पर हमें ऐसे कुछ निशान नहीं दिखाई दे रहे ताकि हम कुछ कह सके कि उसे एक्सीडेंट हुआ है फिर कुछ और हुआ है, हमें कुछ गलत लग रहा है। तभी पुलिस वाले आते हैं। पुलिस वाले आते हैं तो वे पूछताछ करते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारी बेटी को क्या हुआ है। गंगाराम और शोभा जो होते हैं बताते हैं कि हमारी बेटी बेहोश हो गई थी, वो बेहोश होकर चक्कर खाकर ऊपर गिर गई और उसकी तुरंत मौत हो गई। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो वे भी सोचते हैं कि शायद ऐसा ही हुआ होगा, तो वे कहते हैं कि चलो हम कार्रवाई करते हैं, अगर उसे के साथ कुछ गलत हुआ होगा उसका पोस्टमार्टम करवाते हैं, या फिर ये मर्डर केस भी हो सकता है। वे अपने तजुर्बे से कहते हैं कि एक लड़की के साथ बेहोशी से आखिर वो कैसे मर सकती है। जो होते हैं अपने तजुर्बे से कहते हैं कि हमें कार्रवाई करनी चाहिए और हम आप FIR करवाइए और इस लड़की का पोस्टमार्टम करवाइए। हम जानना चाहते हैं कि इस लड़की के साथ क्या हुआ, क्या वाकई में इसकी जो मौत हुई है वो बेहोशी से हुई है। तो इधर गंगाराम और शोभा जो होते हैं वे कहते हैं कि नहीं, हम FIR नहीं करवाएंगे और ना ही हम अपनी बेटी का पोस्टमार्टम करवाएंगे। पुलिस वाले जो होते हैं इधर वे कहते हैं कि क्यों, हम काम पर जाते हैं और गरीब हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इस केस में भी लगाए, और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम पुलिस थाने के चक्कर काटें। पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो वे कहते हैं कि ये तो करना ही होगा आपको, ये तो नियम है और ये रूल है। तो ये गंगाराम और शोभा जो होते हैं कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें कोई कार्रवाई करवानी है और ना ही हमें कोई रिपोर्ट लिखवानी है। हमारी बेटी जो है बेहोशी से मरी है और हम इसे घर ले जाना चाहते हैं। पुलिस वाले जब इनकी ये बात सुनते हैं तो ये भी सोचते हैं कि चलो शायद ऐसा ही हुआ होगा, अगर ये कह रहे हैं इनके माँ बाप। तो पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि तुम हमें लिखित में लिख कर दे दो कि तुम FIR नहीं करवाना चाहते हो, ना ही अपनी बेटी का पोस्टमार्टम करवाना चाहते हो। तो वैसा ही लिख कर दे देते हैं और कहते हैं कि हमारी जो बेटी की मृत्यु हुई है वो बेहोशी से हुई है, और ना ही हम उसके लिए कोई रिपोर्ट लिखवाना चाहते हैं और ना ही हम उसका पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं। हम अपनी बेटी की जो मृत्यु हुई है उससे संतुष्ट हैं। पुलिस वाले जब उसका लिखित नामा ले लेते हैं तभी डॉक्टर जो होते हैं उस लड़की को पैक करने लगते हैं, उसे भेजने लगते हैं बाहर। तभी एक डॉक्टर की नज़र जो होती है उस लड़की के उस पर जाती है, गर्दन पर जाती है। जब गर्दन पर जाती है तो वो डॉक्टर देखता है कि शायद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है। डॉक्टर जो होता है पुलिस वालों को अपने पास में बुलाता है और कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है और इसे किसी ने मारा है, मर्डर केस लग रहा है, और इसके साथ किसी ने गलत काम भी किया है, यानी कि इसके साथ किसी ने रेप भी किया है। पुलिस वाले जब उसकी ये बात सुनते हैं तो पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं, और ना जाने ये केस कैसे ना कैसे मीडिया तक पहुंच जाता है। मीडिया वाले जो होते हैं वे हॉस्पिटल के आगे खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर आकर मीडिया में बातें फैलने लगती है कि एक लड़की को मर्डर किया गया और उसके साथ बलात्कार भी हुआ है। जब ये केस मीडिया तक पहुंच जाता है तो पुलिस वाले जो होते हैं वे हरकत में आ जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि हम इस केस को रफा दफा नहीं कर सकते, क्योंकि ये केस अब मीडिया तक पहुंच गया है। अब पुलिस वाले जो होते हैं उसके माँ बाप से कहते हैं कि अगर आप रिपोर्ट करना चाहोगे तब भी हम इस केस की कार्रवाई करेंगे, अगर आप रिपोर्ट नहीं करना चाहोगे तब भी हम इस केस की कार्रवाई करेंगे। अब जब पुलिस वाले इसके माँ बाप से बात कह देते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि इस लड़की का पोस्टमार्टम करवाओ। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि उस लड़की की जो मृत्यु हुई है वो बेहोशी से नहीं हुई है, उसका किसी ने गला घोटा है, यानी कि उसकी जो मृत्यु हुई है वो दम घुट कर हुई है। जब रिपोर्ट में ये सब चीज़ आती है, रिपोर्ट में ये नहीं आता कि इसके साथ रेप हुआ है, ऐसा कुछ नहीं आता। बस ये पता चलता है कि इसकी मृत्यु जो हुई है वो दम घुटने से हुई है, उसका किसी ने गला घोटा है, यानी कि ये केस जो है मर्डर है, किसी ने उसका मर्डर किया है। अब पुलिस वालों को जब ये बात पता चलती है तो पुलिस वाले जो होते हैं उसके माँ बाप से पूछताछ करते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारी बेटी का गला किसने घोटा है और उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है।
तो फिर जब उसके माँ बाप ये बात सुनते हैं तो भी कहते हैं कि हमें नहीं पता उसके साथ ऐसा कैसे हो गया, हमें तो ये पता है वो ऊपर जो पड़ी थी वो बेहोशी की हालत में पड़ी थी, हमने सोचा कि चक्कर खाकर गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। जब पुलिस वाले उन दोनों का ये बयान सुनते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं उनकी जहाँ पर वे रहते थे किराए के घर में, वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद मकान मालिक से पूछते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर कौन कौन आया था आज। तो मकान मालिक जो होता है वो कहता है कि यहाँ पर कोई नहीं आया, यहाँ पर नीतू के माँ बाप या फिर यहाँ पर जो रहते हैं वही आए थे, यहाँ पर और कोई बाहर का इंसान नहीं आया था। अब जब पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो पुलिस वाले सोचने लगते हैं कि आखिर उस लड़की के साथ ऐसा किसने किया होगा। अब पुलिस वाले जो होते हैं उसके माँ बाप से जब पूछताछ करते हैं तो उसके माँ बाप जो होते हैं वे अलग अलग बातें बनाने लगते हैं। वे कहते हैं कि हमें नहीं पता और हम इतनी केस में घुसना चाहते हैं, हम अपने काम पर ध्यान देना चाहते हैं। पुलिस वाले कहीं ना कहीं पुलिस वालों को ये चीज़ लगती थी कि शायद इन्होंने ही कुछ किया है। अब पुलिस वाले जो होते हैं उनसे सख्ती से कार्रवाई करते हैं, सख्ती से पूछताछ करते हैं और पूछते हैं कि सही सही बताओ तुम्हारी बेटी के साथ हुआ क्या है, हमें ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ जानते हो और हमसे कुछ छिपा रहे हो। अब उसके माँ बाप जो होते हैं नीतू के पहले तो कहते हैं कि हमें नहीं पता, हम कुछ नहीं छिपा रहे आपसे, लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं अपनी तरह से कैसे पूछताछ करते हैं तो वे एक ऐसी कहानी सुनाते हैं कि पुलिस वाले जब उस कहानी को सुनते हैं तो उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गंगाराम जो होता है वो बताता है कि मेरी जो बेटी थी नीतू, मैं इसे छोड़कर आ गया था अपने माँ बाप के पास टिकमगढ़। वहाँ पर ये अपनी पढ़ाई कर रही थी और पढ़ाई करने के साथ साथ ये एक ऐसा भी काम कर रही थी जिससे मेरे माँ बाप थे उनकी भी जो नज़रें थी वे झुक गई थी। लेकिन मेरे माँ बाप को विश्वास नहीं होता कि एक 12 साल की लड़की ऐसा भी कर सकती है, क्योंकि जो ये नीतू थी ये लड़कों से बात करती थी, वहाँ पर एक लड़के से प्यार करती थी, रोज से बात करती थी, उससे मिला भी करती थी। तभी जो ये गाँव के व्यक्ति होते थे उसे देखते थे तो ये मेरे माँ बाप से कहते जाकर कि तुम्हारी जो पोती है वो ऐसा ऐसा कर रही है। लेकिन मेरे माँ बाप जो होते हैं वे कहते हैं कि एक 12 साल की लड़की ऐसे कैसे कर सकती है, वे इस पर यकीन नहीं करते। वहाँ की जो बात होती है वहीं पर दब जाती है। तभी मेरे पास आती है जब इसकी उम्र 14 साल होती है तो मैं इसे अपने पास लेकर आता हूँ, इसका एडमिशन स्कूल में करवा देता हूँ और ये 7वीं क्लास में जाती है। और जब ये 7वीं क्लास में जाती है तब वहाँ जाकर भी ये लड़कों से बात करने लगती है। अब एक दिन इसकी माँ जो होती है शोभा, वो उसे एक फ़ोन पर बात करते हुए देख लेती है। जब फ़ोन पर बात करते हुए देख लेती है तो उसे मारती है, वो पीटती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो और तुम्हारी उम्र ही कितनी है, अभी महज 14 साल की हो, तुम लड़कों से बात कर रही हो, ये उम्र नहीं है तुम्हारी बात करने की और तुम ये सब कुछ सही नहीं कर रही और तुम्हारी बेइज्जती करवाओगी। उसकी माँ जो होती थी ये बात कहती है तो नीतू जो होती है कहती है कि मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही मैं किसी से बात करूँगी। तो जब वो ये बात कहती है तो उसकी माँ जो होती है वो मान जाती है और उसका फ़ोन छीन कर रख लेती है। लेकिन 2-3 दिन बाद वो लड़की जो होती है नीतू, वो फिर से बात करने लगती है, उसके पास फिर से एक फ़ोन आ जाता है। उसकी माँ जो होती है वो बार बार देखती है और उसे बार बार डांटती है और बार बार मारती है और कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर रही हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारी उम्र की अभी चीज़ नहीं है और तुम ये सब गलत कर रही हो। लेकिन नीतू जो होती है इस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं होती है। वो हर दिन नए नए लड़कों से बात करती है और नए नए लड़कों के साथ दिन में रात में स्कूल से आने के बाद वैसे ही बात करती रहती है। शोभा जो होती है सोचती है कि मेरे बस की बात नहीं है, अब मुझे ये बात मेरे पति गंगाराम को बतानी चाहिए। शोभा जो होती है अपने पति गंगाराम से कहती है कि उसकी बेटी जो नीतू है वो ऐसे ऐसे कर रही है और ना जाने कितने लड़कों से बात करती है। अब उसके पिता जब ये बात सुनते हैं तो उसके पिता जो होते हैं उन्हें गुस्सा आता है। गुस्सा आने के बाद वे नीतू को मारते हैं और कहते हैं कि तुम ये सब गलत कर रही हो और तुम क्या करना चाहती हो। नीतू जो होती है वो कहती है कि तुम कौन होते हो मुझे ये कहने वाले कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं कर रही हूँ, तुम मेरे पिता नहीं हो जो मुझे पर ये सब चीज़ रोब जमा रहे हो। जब गंगाराम ये बात सुनता है तो वो कहता है कि ये सब कुछ सही नहीं हो और इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा अगर तुमने ये सब कुछ नहीं छोड़ा। लेकिन नीतू जो होती है वो इस चीज़ को छोड़ती नहीं है, वो लगातार लड़कों से बात करती रहती है। इधर उसके पिता जो होते हैं उसे ना करते हैं, माँ जो होती है ना करती है, लेकिन नीतू जो होती है मानती नहीं है। अब उनके ही सामने वो लड़कों से बातें करने लगती है। एक दिन उसके पिता जो होते हैं वे खाना खा रहे होते हैं, उसके माँ भी खाना खा रही होती है, नीतू भी खाना खा रही होती है, तो सब बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी इसके पिता जो होते हैं वे कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम बात करना छोड़ दो, नहीं तो देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। उसकी जो बेटी होती है नीतू वो मानती नहीं है और खाना छोड़कर वो कमरे के अंदर चली जाती है। कमरे की कुंडी लगाकर वो फिर से बातें करने लगती है, अब उनके सामने ही बातें करने लगती है। अब इसके पिता जो होते हैं और इसकी माँ जो होती है वे परेशान हो जाते हैं और इतने तंग हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हमें इस लड़के का क्या करना चाहिए, ऐसे तो हमारी ये नाक कटवा देगी और हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। तभी उनके मन में दिमाग में एक प्लान घूमता है और प्लान इतना भयानक होगा, इतना खतरनाक होगा, शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा। सुबह के टाइम जब ये दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाज़ा खोलने के बाद गंगाराम जो होता है उसके हाथ पकड़ता है अपनी बेटी नीतू के और इसकी माँ जो होती है उसके मुंह पर तकिया रखकर उसका मुंह दबा देती है, उसकी छाती पर बैठ जाती है और उसका दम घोंट देती है। दम घोंटने की वजह से उसके जो निशान होते हैं वे
थोड़े से गर्दन पर भी चले जाते हैं हाथों के। तभी जब ये मर जाती है तो मरने के बाद ये लोग जो होते हैं उसे ऊपर फेंक कर आ जाते हैं। ऊपर फेंकने के बाद ये अपने सही सलामत ब्रेकफास्ट करने के बाद ये काम पर जाते हैं। और काम पर जाने के बाद ये वहाँ पर लोगों को दिखाना चाह रहे थे कि मेरी जो पत्नी है वो नीतू के लिए किताबें लेकर जाएगी। और वो उस दिन जल्दी भी आती है अपने घर। जब जल्दी आती है तो वहाँ पर जो नीतू होती है वो ऊपर बेहोशी की हालत में पड़ी हुई होती है और चीखें मारती है, ताकि सब लोगों को लगे कि मेरी बेटी जो है वो पहले से ही पड़ी हुई है और उसके साथ बेहोश हुआ है या फिर किसी ने कुछ किया है। वो इस चीज़ का प्लान बनाते हैं, लेकिन वे नहीं जानते थे कि कानून जो होता है वो हर चीज़ को निकाल लेता है। वो जहाँ से भी जुर्म छुपा हुआ होता है उसे निकाल कर सही साबित करता है और उस गुनहगारों को सज़ा दिलवाता है। वे इस चीज़ से भी अनजान थे। जब ये बात पुलिस वाले सुनते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को इसलिए मार डाला कि उनकी बेटी जो है वो अलग अलग लड़कों से बातें करती थी, वो अलग अलग लड़कों से उसकी जो लत थी वो लग चुकी थी, लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। और उसके माँ बाप जो होते हैं उसकी इस चीज़ के चलते जान ही ले लेते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं उन दोनों को जेल भेज देते हैं और वे भी सोचने लगते हैं कि 14 साल की लड़की अलग अलग लड़कों से कैसे बात कर सकती है, वो कैसे इतना गिर सकती है और वो कैसे इस हद तक जा सकती है। और इस मोहब्बत के चलते, इतने सारे लड़कों से प्यार के चलते उसे अपनी जान भी गंवानी पड़ जाती है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था और आपको जागरूक करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।